Welcome to Concept Chemistry. Before that, don't forget to like, share, subscribe, and press the bell icon for the notification of new video. हेलो। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस के बारे में पढ़ा, उनका क्लासिफिकेशन पढ़ा और उनके पीछे का बेसिक प्रिंसिपल क्या है इस बारे में पढ़ा। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे थ्योरेटिकल बेसिस ऑफ हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस। हार्डनेस और सॉफ्टनेस के पीछे क्या रीजन है, ठीक है। उसके अलावा हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड हार्डनेस सॉफ्टनेस कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और हार्डनेस सॉफ्टनेस के बीच में क्या रिलेशन है। थर्ड चीज हम पढ़ेंगे सिम्बायोसिस। फोर्थ चीज हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन एंड लिमिटेशंस ऑफ HSAB कंसेप्ट, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम थ्योरेटिकल बेसिस ऑफ हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस से। देखिए, टाइम के साथ अलग अलग साइंटिस्ट ने हार्डनेस और सॉफ्टनेस को एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है कि क्यों कोई कंपाउंड जो होते हैं हार्ड हार्ड का इंटरेक्शन होता है और सॉफ्ट सॉफ्ट का इंटरेक्शन होता है और स्टेबल कंपाउंड बनता है, क्यों हार्ड और सॉफ्ट जो कॉम्बिनेशन है वो स्टेबल नहीं है। तो सबसे अच्छी और सबसे पहली थ्योरी जो मुझे लगता है वो थी आयोनिक एंड कोवेलेंट इंटरेक्शन फॉर हार्ड हार्ड ionic and covalent interaction in hard मतलब hard acid and hard base and soft acid and soft base respectively, ठीक है। तो ये इस थ्योरी के थ्रू ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करी गई थी कि क्यों हार्ड एसिड और हार्ड बेस का जो कॉम्बिनेशन होता है वो स्टेबल होता है और क्यों सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेस का जो कॉम्बिनेशन है वो स्टेबल होता है। क्यों हार्ड एसिड और सॉफ्ट बेस का कॉम्बिनेशन या फिर इसके रिवर्स सॉफ्ट एसिड और हार्ड बेस का कॉम्बिनेशन स्टेबल नहीं होता है। ये आयोनिक और कोवेलेंट इंटरेक्शन के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश करी गई थी। देखिए, इसमें क्या था कि इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था कि जो भी हार्ड एसिड और हार्ड बेस होते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पर हम मान ले एक हार्ड एसिड Li प्लस और इसका इंटरेक्शन मान लीजिए हुआ F माइनस के साथ, ठीक है, इसने बनाया LiF, ठीक है, ये कंपाउंड बनाया। तो ये LiF जो कंपाउंड है इसको जब भी हम किसी सॉल्वेंट में मिलाते हैं, मान लीजिए वाटर में मिलाया, तो ये इजिली डिसोसिएट नहीं होता है, ये स्टेबल बना होता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसके पीछे का थ्योरेटिकल रीजन ये साइंटिस्ट ने दिया कि ये जो हार्ड एसिड है और ये जो हार्ड बेस है इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हैं कि एक केटायन है एक एनायन है, तो यहाँ पर एक पॉजिटिव स्पीसीज है एक नेगेटिव स्पीसीज है, तो इनके बीच में अट्रैक्शन होता है। और ये जो अट्रैक्शन रहता है या कहो कि ये जो आयोनिक इंटरेक्शन रहता है ये इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। हम जानते हैं कि जो आयोनिक बॉन्ड होता है या फिर कहो कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है वो बहुत स्टेबल होता है और बहुत स्ट्रांग होता है। तो उसी के कारण हार्ड एसिड और हार्ड बेस के जो कंपाउंड रहते हैं ये स्टेबल रहते हैं, ठीक है। ये हो गया आयोनिक इंटरेक्शन फॉर हार्ड एसिड एंड हार्ड बेस। और वहीं पर सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेस के लिए कोवेलेंट इंटरेक्शन के थ्रू उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी गई थी। देखिए यहाँ पर क्या होता है कि सॉफ्ट एसिड और देखिए हार्ड एसिड और हार्ड बेस जो था वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण एक दूसरे से जुड़े थे। यहाँ पर सॉफ्ट एसिड और जो सॉफ्ट बेस है ये कोवेलेंसी के कारण जो कोवेलेंट नेचर होता है। जैसे हम यहाँ पर एक एग्जांपल ले लें, Mg2 प्लस प्लस I माइनस, मान लीजिए ये MgI2, ठीक है। मान लीजिए ये कंपाउंड अगर बना तो ये कंपाउंड स्टेबल है। ये क्यों स्टेबल है? इसके पीछे का रीजन साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन करने की कोशिश ये करी है कि इनके जो कोवेलेंट नेचर है, देखिए ये पोलराइजेबल है, तो पोलराइजेबल है तो ये इलेक्ट्रॉन आसानी से खींच लेता है, ये इलेक्ट्रॉन आसानी से दे देता है, इनकी पोलराइजेबिलिटी अच्छी होती है। तो ये मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में बताया है कि जो सॉफ्ट जो स्पीसीज होती है उनके इलेक्ट्रॉन पोलराइजेबल रहते हैं, मतलब शेयर करने लायक रहते हैं। तो ये क्या होता है कि Mg अपने इलेक्ट्रॉन्स देता है, I अपने इलेक्ट्रॉन्स देता है और इस तरीके से ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं और कोवेलेंट बॉन्ड भी एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। तो सिंपल सी बात ये है कि फर्स्ट जो ये थ्योरी है जो आयोनिक और कोवेलेंट इंटरेक्शन थ्योरी है
उसके बेसिस पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है कि हार्ड एसिड और हार्ड बेस का कॉम्बिनेशन आयोनिक इंटरेक्शन के कारण होता है और उनका स्टेबल कंपाउंड आयोनिक इंटरेक्शन के कारण बनता है, और जो सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेस है इनका जो स्टेबल कंपाउंड होता है वो कोवेलेंट बॉन्डिंग के कारण होता है। ठीक है, ये हो गई एक थ्योरी। दूसरी थ्योरी थी, सेकेंड थ्योरी थी पाई बॉन्डिंग थ्योरी। देखिए पाई बॉन्डिंग थ्योरी थी, पाई बॉन्डिंग थ्योरी के थ्रू सॉफ्ट सॉफ्ट जो इंटरेक्शन होता है उसको सपोर्ट किया गया है। देखिए हार्ड हार्ड को तो एक्सप्लेन करने की कोशिश नहीं करी गई है, लेकिन सॉफ्ट सॉफ्ट जो इंटरेक्शन है उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी गई कि क्यों सॉफ्ट सॉफ्ट इंटरेक्शन स्टेबल होता है। तो होता क्या है कि जब यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, मान लीजिए ये A+ और B- में कोवेलेंट बॉन्डिंग हुई, ठीक है, ये बॉन्ड कोवेलेंट है और यहाँ पर इसने AB कंपाउंड बनाया, तो यहाँ पर ये जो भी AB कंपाउंड बना ये सॉफ्ट सॉफ्ट इंटरेक्शन के कारण ये स्टेबल हुआ। तो इसमें स्टेबिलिटी के कारण ये स्टेबिलिटी कहाँ से आई? कोवेलेंट बॉन्डिंग से आई थी। लेकिन कोवेलेंट बॉन्डिंग के अलावा यहाँ पर क्या होता है कि जो भी सॉफ्ट एसिड होते हैं, देखिए मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था कि सॉफ्ट एसिड जो होते हैं इनमें डी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं और सॉफ्ट बेसिस में वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं। तो यहाँ पर होता क्या है कि ये जो सॉफ्ट एसिड है इनके जो इलेक्ट्रॉन है ये पोलराइजेबल रहते हैं, डी जो सबशेल है वो इजिली पोलराइजेबल है। तो ये जो डी इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं ये इजिली पोलराइज हो जाते हैं, और यहाँ पर क्या होता है कि बी के पास, ठीक है, जो बेस है इसके पास क्या होता है, खाली एम्प्टी डी सबशेल होती है। तो वहां पर ये क्या करते हैं, पाई ओवरलैपिंग करते हैं, इनके जो सबशेल होती है ये पाई ओवरलैपिंग करती है और बैक डोनेशन होता है। मतलब जब यहाँ पर बॉन्डिंग हुई थी तो इन्होंने आपस में एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर किया था, इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया था, इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया था और कोवेलेंट बॉन्ड बनाया था। लेकिन फिर फर्दर यहाँ पर क्या होता है कि इनके जो डी सबसेल है इनकी ओवरलैपिंग होती है, और ओवरलैपिंग के कारण यहाँ पर ये ए के पास से, मतलब कि हमारे एसिड के पास से बेस के पास कुछ इलेक्ट्रॉन्स चले जाते हैं, या फिर कहो कि वो ऑर्बिटल शेयर करते हैं तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड शेयर होता है, और उसके कारण यहाँ पर क्या होता है, पाई बॉन्डिंग होती है। और पाई बॉन्डिंग क्या करती है कि स्टेबिलिटी एक्स्ट्रा प्रोवाइड करती है इस कंपाउंड को, जो ये AB बना इसको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने का काम करती है। ठीक है, और पाई बॉन्डिंग फेवरेबल भी रहती है। देखिए यहाँ पर क्या होता है कि मान लीजिए कि ये जो AB इंटरेक्शन हुआ, अब यहाँ पर क्या हुआ, मान लीजिए कि ये AB इंटरेक्शन के कारण ये A के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, B के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो इन्होंने कोवेलेंट बॉन्ड तो बनाया, लेकिन जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का प्रिंसिपल है उसके अकॉर्डिंग हम जानते हैं कि कोई भी बॉन्ड जो है वो 100% कोवेलेंट या 100% आयोनिक नहीं होता है। तो मान लीजिए कि यहाँ पर जो भी कोवेलेंट बॉन्ड बना वो उसके इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन पेयर को मान लीजिए ए ने अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, तो इसके ऊपर वापस से जब ये AB बना था तो इसके ऊपर वापस से पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये इस तरीके से कंपाउंड में माइनर चार्ज इनमें डेवलप हो गया है। अब ये माइनर चार्ज डेवलप होने के कारण जब ये पाई बॉन्डिंग होगी तो ये पाई बॉन्डिंग के कारण ये इसके जो दूसरे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसके पास जाएंगे, और इस तरीके से ये जो पार्शियल जो ये पोलरिटी डेवलप हुई है ये वापस से खत्म हो जाएगी। तो ये क्या करता है कि एक टाइप का साइकिल मान लीजिए कि ये एक टाइप का इलेक्ट्रॉन लिया और दिया, इस तरीके से ये एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग करते हैं। तो पाई बॉन्डिंग थ्योरी के थ्रू सॉफ्ट सॉफ्ट इंटरेक्शन को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेगी क्यों वो स्टेबल होते हैं। ठीक है, ये तो थी पाई बॉन्डिंग थ्योरी। इसके बाद एक थर्ड थ्योरी थी पिट्जर्स थ्योरी। ठीक है, पिट्जर्स थ्योरी। तो थर्ड थ्योरी थी पिट्जर्स थ्योरी। इस थ्योरी में क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश करी गई है कि जो लंदन डिस्पर्जन एनर्जी होती है, ठीक है, लंदन डिस्पर्जन एनर्जी, जो ये लंदन डिस्पर्जन एनर्जी है ये भी सॉफ्ट सॉफ्ट इंटरेक्शन को या फिर जनरली ये सॉफ्ट सॉफ्ट इंटरेक्शन पर ही अप्लीकेबल होता है। तो ये लंदन डिस्पर्जन एनर्जी जो होती है किसी भी एक सॉल्यूशन में वो क्या करती है, मॉलिक्यूल्स को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने का काम करती है। जैसे होता क्या है कि लंदन डिस्पर्जन के बारे में आप जानते हो, तो लंदन डिस्पर्जन एक टाइप का वंडरवॉल फोर्स ही है। ये पोलराइजेबिलिटी के ऊपर एक्सप्लेन किया गया है कि जब भी किसी मान लीजिए एक सोल्यूशन है, इस सोल्यूशन में कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल्स में क्या होता है कि जितनी उनकी पोलराइजेबिलिटी रहती है और जितना उनका साइज रहता है उसके हिसाब से लंदन डिस्पर्जन फोर्स डेवलप होता है, लंदन डिस्पर्जन एनर्जी डेवलप होती है।
होता क्या है कि एक मॉलिक्यूल का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो क्या होता है कि टाइम टू टाइम फ्लक्चुएट होता रहता है। तो वो फ्लक्चुएट होके क्या करता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करता है। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसने डेवलप करी, मान लीजिए यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये फ्लक्चुएट हुआ, इसकी इंटेंसिटी में फ्लक्चुएशन हुआ, और फ्लक्चुएशन के कारण क्या हुआ कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गई। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है, अब जो नियर बाय मॉलिक्यूल है उसको इफेक्ट करने का काम करती है, उसी तरीके से जैसे इसमें हुआ है। मान लीजिए थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन क्लाउड अगर इस साइड शिफ्ट हो गया है तो ये भी इस साइड थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा। ये इस तरीके से पूरे यहाँ से ओवरऑल पूरे सॉल्यूशन में ऐसा लंडन डिस्पर्जन फोर्स डेवलप हो जाता है। तो इसके कारण क्या होता है कि ये जो पूरा सॉल्यूशन है, इसके अंदर के जितने भी मॉलिक्यूल है, इनके बीच में एक टाइप का इंटरेक्शन होता है, एक वैन डर वाल इंटरेक्शन होता है। तो वो क्या करता है, वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने का काम करता है। तो ये भी सॉफ्ट इंटरेक्शन पर ही एप्लीकेबल होता है, क्योंकि इनके ही इलेक्ट्रॉन क्लाउड पोलराइजेबल होते हैं और इनका ही साइज बड़ा भी होता है। जो हार्ड कॉम्बिनेशन होता है, मतलब हार्ड एसिड और हार्ड बेस होते हैं, इनका तो साइज छोटा होता है और इनकी पोलराइजेबिलिटी भी कम होती है। तो ये पिट्जर्स थ्योरी थी, इसके थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश करी गई थी कि क्यों सॉफ्ट इंटरेक्शन जो है वो स्टेबल होते हैं। इसके अलावा एक मिशंस फोर्थ, ठीक है, मिशंस एंड कोवर्कर। मिशंस एंड कोवर्कर, उसके मिशंस को एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1967 में कुछ फैक्टर्स ऐसे शो करने की कोशिश करी थी। कुछ ऐसे फैक्टर्स बताए थे जो क्या करते हैं कि जिससे हम पता कर सकते हैं कि कोई भी एसिड हार्ड रहेगा, ये सॉफ्ट रहेगा, कोई भी बेस हार्ड रहेगा, ये सॉफ्ट रहेगा। इन्होंने क्या करा था कि एक फॉर्मूला दिया था, फॉर्मूला था pk इज इक्वल टू माइनस log k इज इक्वल टू ax प्लस by प्लस c, ठीक है। ये इन्होंने क्या करा था, ये एक फॉर्मूला दिया था। यहां पर इन्होंने क्या करा था कि ये जो a और b है, ये बेस के फैक्टर्स हैं, बेस फैक्टर्स, और ये जो x एंड y है, ये एसिड के फैक्टर है, ठीक है। ये एसिड के कोई फैक्टर्स हैं जो इन्होंने एनालाइज करे थे। तो इसके बेसिस पे, और c क्या है यहाँ पर, सॉरी, c क्या है, कांस्टेंट है। तो इसके बेसिस पे इन्होंने क्या करा था कि ये डिफाइन करने की कोशिश करी थी कि कोई भी एसिड सॉफ्ट रहेगा या हार्ड रहेगा, ये फैक्टर की वैल्यूज के बेसिस पे। जैसे यहाँ पर इन्होंने क्या करा था कि मान लीजिए कि x की वैल्यू अगर 2.8 से कम है, ठीक है, 2.8 से कम है, तो ये एसिड क्या होगा, हार्ड होगा, ठीक है। एसिड की बात चल रही है, ये एसिड क्या होगा, हार्ड होगा। और अगर इसी x की वैल्यू अगर 3.2 से ज्यादा होगी, ठीक है, यहाँ पर 3.2 से अगर वैल्यू ज्यादा होगी, तो ये एसिड क्या होगा, सॉफ्ट होगा, ठीक है। ये x के बेसिस पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करिए। देखिए एसिड के फैक्टर है x और y, तो जैसे x के बेसिस पे यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश करिए कि अगर इस x फैक्टर की वैल्यू 2.8 से कम होगी तो ये क्या होगा, हार्ड एसिड होगा। और यहाँ अगर ये x फैक्टर की वैल्यू अगर 3.2 से ज्यादा होगी तो ये सॉफ्ट होगा। ये किसी एक पर्टिकुलर एसिड की ऑब्जर्वेशंस के थ्रू ये फैक्टर्स की वैल्यू निकलती है, ठीक है। जैसे x के बेसिस पे हमने एक्सप्लेन किया है, वैसे ही y के बेसिस पे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। और बेस के लिए क्या बेस के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, अगर कोई भी बेस, जैसे हम यहाँ अगर b फैक्टर को लें, तो अगर कोई भी बेस की वैल्यू अगर 3.0, ठीक है, 3.0 से अगर कम होगी तो वो हार्ड बेस होगा, और अगर उसकी वैल्यू 5.0 से ज्यादा होगी तो वो एक सॉफ्ट बेस होगा, ठीक है। ये इन्होंने एक फॉर्मूला दिया और उसके बेसिस पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करी कि अगर एसिड की वैल्यू, एसिड के फैक्टर की वैल्यू अगर 2.8 से कम होगी तो वो हार्ड एसिड होगा, और अगर 3.2 से ज्यादा होगी तो वो सॉफ्ट एसिड होगा। इसी तरीके से बेस में भी अगर किसी भी मॉलिक्यूल की या किसी भी स्पीसीज की हम बेस की बात करें, जो बेस कंपोनेंट होता है उसकी बात करें, तो अगर बेस की वैल्यू 3.0 से कम होगी, ठीक है, बेस के बी फैक्टर की वैल्यू अगर 3.0 से कम होगी तो वो हार्ड बेस होगा, और अगर 5.0 से ज्यादा होगी
तो वो सॉफ्ट बेस होगा। इस तरीके से इन्होंने मिशंस एंड कोवर्कर ने ये एक फॉर्मूला दिया था एक्सप्लेन करने के लिए कि कोई भी एसिड हार्ड कैसे होगा और सॉफ्ट कैसे होगा। तो ये तो हो गया क्या, थ्योरेटिकल बेसिस। ठीक है, तो ये तो हो गया थ्योरेटिकल बेसिस कि थ्योरेटिकल बेसिस क्या है हार्डनेस और सॉफ्टनेस के पीछे। मैंने आपको बताया अभी कि हार्डनेस कहाँ से आ सकती है, ऐसा एक्सप्लेन करने की कोशिश करिए। तो हार्डनेस आ सकती है या तो उनके आयोनिक इंटरेक्शन से, या सॉफ्टनेस सॉरी हार्ड जो हार्ड कॉम्बिनेशन है उसकी स्टेबिलिटी आती है आयोनिक इंटरेक्शन से, और सॉफ्ट जो कॉम्बिनेशन है उसकी स्टेबिलिटी आती है कोवेलेंट कोवेलेंट इंटरेक्शन से। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड बनने के कारण। और वहीं पर सॉफ्ट की स्टेबिलिटी और बढ़ जाती है पाई बॉन्डिंग के कारण, अगर पाई बॉन्डिंग हो रही है तो जैसे कि जो पाई बॉन्डिंग लिगेंड्स होते हैं, जो पाई बॉन्डिंग करते हैं जो लिगेंड्स, वो फेवर करते हैं सॉफ्ट कॉम्बिनेशन को और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। और इसके अलावा और क्या कि एक जो लंडन डिस्पर्जन एनर्जीज जो डेवलप होती है किसी भी सॉल्यूशन में, वो सपोर्ट करती है सॉफ्ट इंटरेक्शन को। वो सॉफ्ट इंटरेक्शन की जो कंपाउंड बनते हैं उनको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। तो ये हो गया थ्योरेटिकल बेसिस ऑफ हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस। अब हम आते हैं नेक्स्ट चीज पर, जो कि है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड हार्डनेस सॉफ्टनेस। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड हार्डनेस सॉफ्टनेस। देखिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी भी स्पीसीज की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी हार्डनेस को या सॉफ्टनेस को कैसे इफेक्ट करती है, ये बहुत ही सिंपल है। आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट अगर आपको याद हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बेसिक डेफिनेशन यही है कि किसी भी कंपाउंड में किसी पर्टिकुलर स्पीसीज की पावर को कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और कौन सी पावर, वो जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की पावर। मतलब मान लीजिए कि आपके पास यहाँ पर एक कंपाउंड है HCl और ये एक बॉन्ड है, तो इन्होंने क्या करा है, यहाँ पर एक बॉन्ड बनाया है और इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करी है। अब ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसको अपने तरफ खींचने की जो पावर है उसको कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब यहाँ पर Cl की खींचने की पावर बहुत ज्यादा है तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और जो H है इसकी खींचने की पावर बहुत ज्यादा कम है, या फिर कहो कि एक टाइप से तो नेगेटिव ही कह लो क्योंकि ये तो डोनेट कर देते हैं। लेकिन मान लो कि अगर हम यहाँ बात करें खींचने की तो वो बहुत कम है, तो ये बहुत ही लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। तो ये तो हो गई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हार्डनेस और सॉफ्टनेस को कैसे इफेक्ट करती है। देखिए, हार्डनेस और सॉफ्टनेस को मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में ही एक्सप्लेन करा था कि जो हार्डनेस होती है उसको हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं, किसी भी स्पीसीज के ऊपर अपना जो इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को वो कितना स्ट्रांगली पकड़ के रखता है, मतलब उस इलेक्ट्रॉन क्लाउड की स्टेबिलिटी कितनी है उस स्पीसीज के ऊपर, वो कहीं पर जाने वाला नहीं है, उसकी जो पोलराइजेबिलिटी है वो डिफाइन करती है हार्डनेस और सॉफ्टनेस को। अगर उसकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है, मतलब कि वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड अपनी स्पीसीज को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला है, या फिर कहो कि इजीली पोलराइजेबल नहीं होने वाला है, तो उसे क्या कहेंगे हम, एक हार्ड स्पीसीज, मतलब हार्ड एसिड कह सकते हैं या हार्ड बेस कह सकते हैं, दोनों के ऊपर अप्लीकेबल होता है। वहीं पर उसके रिवर्स में सॉफ्टनेस कैसे कहते हैं कि जब भी उस किसी स्पीसीज का इलेक्ट्रॉन क्लाउड इजीली पोलराइजेबल रहता है, मतलब यहाँ से उठ करके किसी दूसरे स्पीसीज के पास चले जाए, दूसरे कंपाउंड के पास चले जाए, या कहो कि बेस के पास से उठ करके एसिड के पास चले जाए, तो वो जो है उसको हम क्या कहते हैं, एक सॉफ्ट बेस कहते हैं। मतलब कि किसी भी स्पीसीज की जो पोलराइजेबिलिटी है अगर वो कम होगी तो सॉरी उसकी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगी तो वो सॉफ्ट कहलाएगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पर सीधे से समझ में आ रही है, रिलेशन में है कि जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्पीसीज की रहेगी, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रहेगी वो उतना हार्ड होगा, क्योंकि जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ के रखेगा, और इलेक्ट्रॉन्स को जितना ज्यादा पकड़ के रखेगा लेस पोलराइजेबल होगा, और लेस पोलराइजेबल है मतलब कि वो हार्ड है, वो अपने साइज को भी छोटा रखेगा, और क्योंकि उनका इलेक्ट्रॉन क्लाउड का साइज को भी वो छोटा स्मॉल श्रिंक करके रखेगा, तो इस तरीके से वो हार्ड होगा। और जितनी कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो उतना सॉफ्ट होगा। ठीक है, ये सिंपल सा कंसेप्ट है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी बढ़ेगी उतना ज्यादा हार्ड होगा, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी कम होगी उतना कम हार्ड होगा, या कहो कि सॉफ्ट होने की प्रेफरेंस देगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक चीज याद रखना कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एज सच ऐसा कोई आप सीधे नहीं कह सकते कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर उसकी बहुत कम है तो मतलब कि वो सॉफ्ट ही होगा। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आपको Li+ का, ये एक हार्ड एसिड है, ठीक है, ये सॉफ्ट एसिड नहीं है, भले इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा कम है लेकिन फिर भी ये एक हार्ड एसिड है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि इसका साइज और इसकी पोलराइजेबिलिटी, जो ये Li+ आयन इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है
उनकी उनकी पोलराइजेबिलिटी और साइज को कंसिडर किया गया है, तो उसके अकॉर्डिंग ये हार्ड है। ठीक है, ये हो गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड हार्डनेस सॉफ्टनेस। ठीक है, अब हम आ जाते हैं एप्लीकेशंस एंड लिमिटेशंस। देखिए, एप्लीकेशन और लिमिटेशन से पहले आप सबसे पहले सिम्बायोसिस समझ लीजिए। एक छोटा सा कंसेप्ट है सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस तो यहाँ पर क्या है, सिम्बायोसिस क्या है कि ये जो लिगेंड है ये हार्ड लिगेंड है यहाँ पर। ठीक है, हार्ड लिगेंड। इस हार्ड लिगेंड की टेंडेंसी क्या होती है, ये जुड़ने की कोशिश करता है सेंटर ऑफ अदर हार्ड देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पर कोई हार्ड जो कंपाउंड है, मान लीजिए जैसे यहाँ पर हमने बनाया F3H। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो F3 है ये क्या है, एक हार्ड बेस है। H जो है ये क्या है, एक हार्ड एसिड है। तो यहाँ पर ये जो दूसरा, ये जो इन तीन F3 के अलावा ये जो चौथा वाला F आ रहा है, ये जो F माइनस आयन आ रहा है, ये भी एक हार्ड लिगेंड है। यहाँ पर भी ये एक हार्ड लिगेंड है और ये एक हार्ड एसिड है। ठीक है, सेंट्रल सेंटर है, मतलब इस कंपाउंड का सेंटर है। तो ये जो ये F माइनस है, इसका जो ये नेचर है कि ये इनके साथ जुड़ने की कोशिश करता है। ठीक है, नेचर ऑफ, इसको मैं इस तरीके से सीधे से अगर इंग्लिश में बोलूं तो टेंडेंसी ऑफ सॉफ्ट लिगेंड टू पेयर विद सेंटर बॉन्डेड विद सॉफ्ट लिगेंड। ठीक है, मतलब कि टेंडेंसी ऑफ सॉफ्ट लिगेंड टू पेयर विद सेंटर, ठीक है, सेंटर H बॉन्डेड विद अदर सॉफ्ट लिगेंड्स। ठीक है, ये टेंडेंसी, या फिर इसके वाइस वर्सा, टेंडेंसी ऑफ हार्ड लिगेंड टू बॉन्ड विद सेंटर which is already bonded with other hard ligand। ठीक है, ये समझने वाली छोटी सी चीज है। तो ये हो गया सिम्बायोसिस, इसको सिम्बायोसिस कहते हैं। मैं सिम्बायोसिस के आपको एक दो एग्जांपल दे देता हूँ। एक तो एग्जांपल ये जो मैंने आपको बताया यही है, एक एग्जांपल F3H प्लस F माइनस F3 F4H माइनस। ठीक है, एक तो ये हो गया एक एग्जांपल। एक एग्जांपल और हो जाता है CF3H प्लस CH3F। ये क्या करते हैं, बनाते हैं CF4 प्लस CH4। ठीक है, अब आ जाते हैं हम एप्लीकेशन एंड लिमिटेशंस में। सबसे पहले हम पढ़ते हैं एप्लीकेशंस ऑफ HSAB कंसेप्ट। भाई, ये जो हमने HSAB जो कंसेप्ट डेवलप किया, जो साइंटिस्टों ने डेवलप किया, इसका क्या एप्लीकेशन है, ये क्यों, मतलब ये जो एसिड और बेस को जो क्लासिफाई करने की कोशिश करी है मेटल्स को, इनका क्या यूज है, ये कहाँ काम आते हैं? बहुत जगह काम आते हैं भाई, बहुत जगह काम आते हैं। जैसा मैं आपको बताता हूं, पहला देखिए, सबसे पहला इनका एप्लीकेशन ये है कि ये जो हाइड्राइड्स होते हैं, हाइड्राइड्स ऑफ हेलोजन, ये जो हाइड्राइड्स ऑफ हेलोजन है, इनकी स्टेबिलिटी पता करने के काम में आते हैं। जैसे यहां पर हमें एक ट्रेंड मिलता है HF, HCl, HBr, HI। ये क्या है, ये डिसोसिएशन का इंक्रीजिंग ऑर्डर है कि जब भी हम वाटर में HF को मिलाएंगे तो ये लिस्ट डिसोसिएटेड रहेगा, उससे ज्यादा इजीली डिसोसिएटेड रहेगा HCl, उससे ज्यादा डिसोसिएटेड रहेगा HBr, उससे ज्यादा डिसोसिएट होगा HI। ये इनका ट्रेंड है। तो यहाँ पर हमने HBSA थ्योरी के थ्रू ही ये समझा है कि जब हार्ड का कॉम्बिनेशन हुआ था तो एक बहुत स्टेबल कंपाउंड बना और ये वाटर में इजीली डिसोसिएट नहीं हुआ, और वहीं पर जब हार्ड और सॉफ्ट का कॉम्बिनेशन हुआ और इन्होंने एक कंपाउंड बनाया तो ये लेस स्टेबल था, जैसे ही इसको वाटर में मिलाया ये इजीली डिसोसिएट हो गया। तो हमारा पहला एप्लीकेशन तो हो गया हाइड्राइड ऑफ हेलोजन। इनकी क्या हमको रिलेटिव स्ट्रेंथ पता चल गई, इनकी रिलेटिव स्ट्रेंथ क्या है। ठीक है, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ हेलोजन, ये पहला एप्लीकेशन हो गया। इसका दूसरा एप्लीकेशन क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, रिलेटिव
स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स इन एक्वस सॉल्यूशन। देखिए एज सच डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, आपको सेमेस्टर के एग्जाम में भी आ सकते हैं और सीधे सीधे भी पूछा जा सकता है कि कोई स्पेसिफिक कॉम्प्लेक्स वो दूसरे के कॉम्प्लेक्स में क्यों स्टेबल नहीं है या क्यों ज्यादा स्टेबल है किसी भी एक्वस सॉल्यूशन में। तो यहाँ पर ये क्या है कि हार्डनेस और सॉफ्टनेस के बेसिस पे हमको पता चल जाता है कि वो ज्यादा स्टेबल क्यों है कोई भी कॉम्प्लेक्स और दूसरा कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल क्यों नहीं है। जैसे यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, CdCN4 2-, ये क्या है, जब इसको वाटर में मिलाते हैं तो ये इजीली डिसोसिएट नहीं होता है, ये स्टेबल रहता है। ठीक है, इनका जो इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट होता है के इनस्टेबिलिटी, ये होता है 4 × 10⁻⁻19, बहुत ज्यादा कम है, मतलब कि स्टेबल है। इनकी स्टेबिलिटी इनस्टेबिलिटी, यहाँ पर तो इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट है, मतलब ये यहाँ पर सीधी सी बात है, ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि इनका ये बहुत ज्यादा स्टेबल कंपाउंड है। यहाँ पर क्या है कि ये सॉफ्ट कॉम्बिनेशन हुआ है, ये एक सॉफ्ट लिगेंड है और ये एक सॉफ्ट मेटल आयन है, ठीक है, सॉफ्ट एसिड है। तो ये सॉफ्ट इंटरेक्शन के कारण इनकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है। वहीं पर अगर मैं एक दूसरा एग्जाम्पल लूँ सिमिलर सेंट्रल मेटल के साथ, ये एक सॉफ्ट एसिड है, इसका अगर कॉम्बिनेशन NH3 4 के साथ होता है जब, तो एक अनस्टेबल कंपाउंड बनता है। ठीक है, ये मतलब लेस स्टेबल होता है, अनस्टेबल कहो लेस स्टेबल कहो, ठीक है, लेस स्टेबल कंपाउंड बनता है। यहाँ पर क्या हुआ है कि ये एक हार्ड बेस है, तो यहाँ पर क्या होता है कि सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेस का इंटरेक्शन हुआ था तो स्टेबल कंपाउंड बना। मैंने अभी थ्योरेटिकल बेसिस में आपको समझाया कि सॉफ्ट का कॉम्बिनेशन अच्छा होता है और सॉफ्ट और हार्ड का कॉम्बिनेशन स्टेबल नहीं होता है, लेस स्टेबल होता है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि एक सॉफ्ट एसिड का सॉफ्ट बेस के साथ जब कॉम्बिनेशन हुआ और इसको जब एक्वस सॉल्यूशन में घोला गया तो ये इजीली डिसोसिएट हो गया, मतलब कि ये स्टेबल नहीं था। तो हमें दो एप्लीकेशन पता चली, पहली तो चली हाइड्राइड्स की स्ट्रेंथ पता चली, हेलोजन के हाइड्राइड्स की स्ट्रेंथ पता चली। दूसरी पता चल सकती है हमको इस थ्योरी के थ्रू रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स आयंस। ठीक है, तीसरा इसका एग्जांपल है, एक और चीज हम पता कर सकते हैं, कोर्स ऑफ रिएक्शन, कि कौन सी रिएक्शन किस साइड प्रोसीड करेगी। वो तो सीधी सी बात है, अगर यहाँ पर हार्ड और सॉफ्ट का कॉम्बिनेशन है और उसके साथ अगर सॉफ्ट और हार्ड का कॉम्बिनेशन है, ठीक है, मतलब हार्ड एसिड है सॉफ्ट बेस है और सॉफ्ट एसिड है हार्ड बेस है, तो ये रिएक्शन क्या होगी, ये डबल डिसोसिएशन रिएक्शन हो जाएगी और हार्ड का कॉम्बिनेशन होगा HS और HH का कॉम्बिनेशन हो जाएगा और SS का कॉम्बिनेशन हो जाएगा, मतलब कि हमें कोर्स ऑफ रिएक्शन पता चल सकती है। ये एक तीसरा एप्लीकेशन इसका ये। चौथा और इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन इसका है क्लासिफिकेशन ऑफ केटायन एंड न्यूट्रल मॉलिक्यूलर स्पीसीज। ठीक है, तो HBS कंसेप्ट के थ्रू हमने क्या करा था कि जो पिछले वीडियो लेक्चर में ही हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन, तो यहाँ पर ये इसका एक बहुत अच्छा एप्लीकेशन है कि हम मेटल आयंस को क्लासिफाई कर सकते हैं उनके हार्ड नेचर और सॉफ्ट नेचर के बेसिस पे। जब हम उनको ऑब्जर्व करते हैं, एक सॉफ्ट लिगेंड के साथ उनकी इंटरेक्शन करवाते हैं और एक हार्ड लिगेंड के साथ उनकी इंटरेक्शन करवाते हैं, तो वो जो हमें ऑब्जर्वेशंस होती है उनके बेसिस पे हम उन्हें क्लासीफाई कर सकते हैं कि वो हार्ड मेटल है या फिर सॉफ्ट मेटल है। और सिमिलरली हम न्यूट्रल मॉलिक्यूलर स्पीसीज को भी क्लासीफाई कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल देता हूँ, हमने एक लिगेंड लिए, हम यहाँ पर लिगेंड लेते हैं F-, Cl-, I-, Br-, I-, ठीक है, ये हमने लिगेंड लिए और इनका क्या है, इनका कॉम्बिनेशन हमने करवाया। कुछ मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे इनका क्या है, हमने कॉम्बिनेशन करवाया कि इनके साथ एक तो हमने करवा दिया Hg2+ के साथ, एक हमने करवा दिया Pb2+ के साथ, एक हमने करवा दिया Zn2+ के साथ और एक हमने करवा दिया Al3+ के साथ। ठीक है, ये Al3+ एक हार्ड एसिड है, ये एक मॉडरेट एसिड है, ये भी एक मॉडरेट एसिड है, ठीक है, मॉडरेट एसिड है, और ये एक सॉफ्ट एसिड है। ठीक है, मतलब ये इससे थोड़ा सा ज्यादा हार्ड है लेकिन मॉडरेट एसिड की कैटेगरी में ही आता है। तो ये जैसे मान लीजिए हमने सबसे पहले Al का कॉम्बिनेशन करवाया F- के साथ, Cl- के साथ, Br- के साथ और I- के साथ,
और जब इसका हमने ग्राफ बनाया, इसके फॉर्मेशन कांस्टेंट का कर्व बनाया, तो हमें क्या मिलता है, एक स्टीप डिक्रीज मिलता है, एक स्टीप डिक्रीज मिलता है, सीधा डिक्रीज मिलता है। मतलब कि F माइनस के साथ तो इसका फॉर्मेशन कांस्टेंट बहुत ज्यादा है, ठीक है। जैसे ये हम किसके लिए बना रहे हैं, एल के लिए बना रहे हैं, ठीक है, एक हार्ड एसिड के लिए बना रहे हैं। तो हार्ड बेस के साथ तो उसका फॉर्मेशन कांस्टेंट बहुत ज्यादा है, फिर उससे जैसे जैसे ये इसकी हार्डनेस कम होती जाती है डाउन टू द ग्रुप, जैसे Cl माइनस के साथ, तो उसका फॉर्मेशन कांस्टेंट कम हो जाता है। फिर और अगर हम Br के साथ बनाते हैं, उसका फॉर्मेशन कांस्टेंट कम हो जाता है। I माइनस के साथ बनाते हैं तो फॉर्मेशन कांस्टेंट और ज्यादा कम हो जाता है, तो हमें एक स्टीप डिक्रीज मिलता है। वहीं पर जब हम Zn के साथ इनका कॉम्बिनेशन करवाते हैं तो हमें एक लेस स्टीप डिक्रीज मिलता है, ठीक है, लेस स्टीप डिक्रीज मिलता है। यहाँ पर आप देख लीजिए, ये Al के लिए है, ये Al3+ के लिए है, ये है Zn2+ के लिए, ठीक है। तो हमें एक लेस स्टीप डिक्रीज मिलता है। अगर इसके रिवर्स हम जब सॉफ्ट एसिड के साथ इसका कॉम्बिनेशन करवाते हैं, जैसे यहाँ पर अगर मान लीजिए हम Hg2+ के साथ इसका इन सब का कॉम्बिनेशन करवाएंगे, तो हमें जो फॉर्मेशन कांस्टेंट का जो कर्व मिलता है वो एक स्टीप इंक्रीज मिलता है। मतलब कि सॉफ्ट के साथ तो उसका फॉर्मेशन कांस्टेंट बहुत ज्यादा होता है। जैसे यहाँ मान लीजिए हम इसे लिख दें F माइनस Cl माइनस Br माइनस Al I माइनस, ठीक है, ये इस तरीके से। तो इनका जो फॉर्मेशन कांस्टेंट की वैल्यू है वो I माइनस के साथ बहुत ज्यादा है, F माइनस के साथ बहुत कम है, तो हमें एक स्टीप इंक्रीज मिलता है। और वहीं पर अगर हम Pb2+ के साथ कराएं तो ये भी मॉडरेट एसिड की कैटेगरी में आता है, लेकिन बहुत फेयरली सॉफ्ट होता है। तो ये इसमें भी क्या होता है, हमें एक स्टीप लेस स्टीप इंक्रीज मिलता है। इंक्रीज इसमें भी रहता है लेकिन थोड़ा कम रहता है, क्योंकि ये थोड़ा सा Hg2+ के मुकाबले हार्ड है और Zn2+ के मुकाबले सॉफ्ट है। तो यहाँ पर हमें क्या होता है, लेस स्टीप इंक्रीज मिलता है। तो ये ग्राफ मिलते हैं हमें, और इन्हीं ग्राफ्स के बेसिस पे हम डिफाइन कर सकते हैं कि कोई भी एसिड सॉफ्ट है या हार्ड है, ठीक है। मतलब कि सेंट्रल जो केटायनिक स्पीसीज है इनको हम डिफाइन कर पाते हैं कि ये हार्ड है या सॉफ्ट है। इसी तरीके से हम न्यूट्रल स्पीसीज को भी क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया इनका एक एप्लीकेशन। और एक एप्लीकेशन क्या है, इनके फिर कुछ जनरल केमिकल पावर्स जो रहती है, जो केमिकल एस्पेक्ट रहते हैं, हम उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे कि जो केटायंस होते हैं, जो मेटल आयंस होते हैं, जो ये ट्रांजिशन मेटल आयन होते हैं, इनमें कैटालिटिक प्रॉपर्टी होती है। तो ये कैटालिटिक प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करने के काम में आती है कि ये जो मेटल आयन होते हैं ये सॉफ्ट बेसिस को इजीली अपने ऊपर एड्सॉर्ब कर लेते हैं और रिएक्शन कैटालाइज करते हैं, ठीक है। तो कैटालिटिक प्रॉपर्टीज को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं HBSA थ्योरी के कंसेप्ट के ऊपर, कि जो सॉफ्ट मेटल आयन थे इन्होंने सॉफ्ट बेसिस को इजीली एड्सॉर्ब किया, और एड्सॉर्ब करने के बाद उन्हें इजीली वहां पर रिएक्शन करवाई, मतलब कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो करी। एक ये हो गया, ठीक है, एक जनरल एस्पेक्ट तो ये हो गया कैटालिटिक प्रॉपर्टी ऑफ मेटल आयंस, ठीक है। एक ये हो गया। एक और प्रॉपर्टी क्या है, सॉल्युबिलिटी। जो हार्ड एसिड होते हैं वो हार्ड बेसिस को अपने अंदर सॉल्युबल करेंगे। तो एक प्रॉपर्टी हो गई कि हम सॉल्युबिलिटी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। सॉल्युबिलिटी हार्ड को डिसॉल्व करेगा, ठीक है। एक हो गया, थर्ड हो जाती है काइनेटिक स्टडीज ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस HBSA कंसेप्ट के अंदर हम बहुत सारी रिएक्शंस पढ़ते हैं जिनमें सब्स्टिट्यूशन होता है। तो वो सब्स्टिट्यूशन की जो काइनेटिक स्टडीज होती है, जो फॉर्मेशन कांस्टेंट होता है और उनका रेट ऑफ द रिएक्शन होता है, तो ये सारी चीजें भी हम इस कंसेप्ट के बेसिस पे यूज कर सकते हैं कि भाई हार्ड के साथ कॉम्बिनेशन हो रहा है तो उसका फॉर्मेशन कांस्टेंट बहुत ज्यादा होगा और रेट ऑफ द रिएक्शन बहुत हाई होगा। सॉफ्ट का सॉफ्ट के साथ हो रहा है तो रेट ऑफ द रिएक्शन बहुत ज्यादा हाई होगा। हार्ड का सॉफ्ट के साथ कॉम्बिनेशन हो रहा है तो रेट ऑफ द रिएक्शन कम होगा, इजीली बनेगा नहीं। तो ये चीजें भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके अलावा और हम क्या कर सकते हैं एक्सप्लेन, इसके अलावा एक फोर्थ और बहुत अच्छी चीज हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, वो है नेचुरल ऑकरेंस ऑफ कंपाउंड्स। नेचुरल ऑकरेंस ऑफ कंपाउंड्स। देखिए यहाँ पर क्या है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आप एक बार में ही समझ जाएंगे कि क्या मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। देखिए जो कॉपर और निकल होते हैं, जो कॉपर
निकल होते हैं, ये नेचर में एज फाउंड एज कार्बोनेट्स एंड सल्फाइड्स। एज अ कार्बोनेट्स और सल्फाइड्स ये नेचर में होकर करते हैं। तो यहाँ पर इसको HSAB कंसेप्ट के थ्रू कैसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करिए कि ये क्या है, कॉपर और निकल क्या है, एक सॉफ्ट एसिड का काम करते हैं और सॉफ्ट बेसिस के साथ इंटरेक्शन करके बॉन्डिंग करके नेचर में प्रेजेंट होते हैं। तो ये इसकी एप्लीकेशंस हो गई कि हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस थ्योरी की, कि हम नेचर में जो कंपाउंड मिलते हैं उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर सकते हैं कि हाँ भाई ये हार्ड हार्ड का कॉम्बिनेशन है तो ये नेचुरली एग्जिस्ट कर रहा है, सॉफ्ट सॉफ्ट का कॉम्बिनेशन है तो ये भी नेचुरली एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये कुछ एप्लीकेशंस थी जो हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस्ड कंसेप्ट की है। अब आते हैं लिमिटेशंस के ऊपर, इनकी क्या लिमिटेशंस है। देखिए ये कंसेप्ट के हर कंसेप्ट की तरह इसकी भी कुछ लिमिटेशंस है, आइडियल कंसेप्ट नहीं है ये भी जो पूरी तरीके से हमें प्रेडिक्ट करने में काम आए कोई भी स्पीसीज के नेचर को। तो इनकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं। अब इसकी लिमिटेशंस क्या है। पहला लिमिटेशन इसका ये है कि ये जितना भी कंसेप्ट है ये सब क्वालिटेटिव एनालिसिस पे काम कर रहा है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस पे बहुत कम काम कर रहा है या बहुत काम कर ही नहीं रहा है। तो पहला लिमिटेशंस तो है क्वालिटेटिव नॉट क्वांटिटेटिव। ठीक है, पहला इसका लिमिटेशन ये है कि ये क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव नहीं है। दूसरा लिमिटेशन इसका क्या है, नो रिलेशन बिटवीन स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस सॉफ्टनेस। ठीक है, स्ट्रेंथ के जो एसिड और बेस की जो स्ट्रेंथ होती है उसके और हार्डनेस सॉफ्टनेस के बीच में कोई रिलेशन नहीं बताता है ये जो कंसेप्ट है। नो रिलेशन बिटवीन हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस। कल मैंने जो पिछला वीडियो लेक्चर बनाया था उसमें मैंने बताया था कि हार्डनेस सॉफ्टनेस एक अलग चीज है, स्ट्रेंथ एक अलग चीज है। मैंने एग्जांपल भी दिया था कि F माइनस एक हार्ड बेस है, OH माइनस भी एक हार्ड बेस है, लेकिन OH माइनस जो होता है वो F माइनस से 10⁻13 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सीधा सा हमको दिख रहा है कि हार्ड, ये दोनों ही हार्ड की कैटेगरी में आ रहे हैं और लेकिन यहाँ पर इसकी जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज्यादा है इससे। तो ये जो HSAB कंसेप्ट है ये हार्डनेस सॉफ्टनेस के बीच में और स्ट्रेंथ के बीच में कोई रिलेशन नहीं बताता है कि ये किस तरीके से एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, फिर इसका और क्या लिमिटेशंस है कि पहली चीज इसने जो अपना बेसिक कंसेप्ट में इसने ये कहा कि हार्ड और हार्ड का कॉम्बिनेशन होता है, सॉफ्ट और सॉफ्ट का कॉम्बिनेशन होता है और ये स्टेबल होते हैं। हार्ड और सॉफ्ट का कॉम्बिनेशन स्टेबल नहीं होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। नेचर में बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस है जो हार्ड और सॉफ्ट का कॉम्बिनेशन है और वो मिलती नेचुरली एग्जिस्ट होती है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो कंसेप्ट है कि हार्ड और हार्ड के साथ ही बॉन्डिंग करेगा और स्टेबल कंपाउंड बनाएगा, सॉफ्ट सॉफ्ट के साथ ही बॉन्डिंग करेगा और स्टेबल कंपाउंड बनाएगा, ये आइडियल नहीं है, हर जगह अप्लाई नहीं होता है, कहीं कहीं ये फेल भी हो जाता है। ठीक है, एक्सेप्शन है। और ये क्यों होता है, ये होता है क्योंकि जो इनकी स्ट्रेंथ है, जो ये हार्ड और सॉफ्ट बेसिक एसिड बेस की जो ये स्ट्रेंथ है, ये जो स्ट्रेंथ होती है ये भी रिएक्शन को एक तरीके से अफेक्ट करती है और इस स्ट्रेंथ के बेसिस पर उनके बीच में कंपाउंड बन जाता है। तो स्ट्रेंथ ओवरकम कर जाती है हार्डनेस और सॉफ्टनेस को। ठीक है, ये इनकी लिमिटेशंस है। ठीक है, और ठीक है, ये यहाँ पर आज का कंटेंट खत्म होता है। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे E एंड C इक्वेशन के बारे में, एसिड और बेस का जो एनर्जेटिक्स है उसके बारे में पढ़ेंगे और इसके अलावा हम पढ़ेंगे डोनर और एक्सेप्टर नंबर क्या होते हैं। ओके, आज का वीडियो लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। कैसा लगा आपको ये कमेंट में ज़रूर बताना। और ये मैं हर वीडियो लेक्चर में कहता हूँ, इसमें भी कह रहा हूँ कि आपको जिस भी टॉपिक पे वीडियो लेक्चर चाहिए हो मैं बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। आप कमेंट्स में बताएं, जितना मुझसे हो सकेगा मैं बनाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।